देश प्रदेश में सबसे पहले खबर कश्मीर घाटी से, जहां के निवासी मंजूर अहमद वागे पिछले 8 महीने से अपने बेटे के शव की तलाश कर रहे हैं। पिछले साल 2 अगस्त को इनके बेटे की हत्या आतंकियों ने कर दी थी, लेकिन शव अब तक नहीं मिला। ऐसे में 56 साल के मंजूर अहमद अपने बेटे को सम्मानजनक विदाई देने के लिए महीनों से जमीन खोदकर शव की तलाश कर रहे हैं। दुख और दर्द से भरी बेटे की तलाश। पिछले 8 महीनों से मंजूर अहमद वगैरह रोज जमीन खोदते हैं, लेकिन खाली हाथ लौटना पड़ता है। आज फिर वहीं पहुंचे जहां टेरिटोरियल आर्मी के शाकिर मंजूर के खून लगे कपड़े मिले थे। कहा जाता है कि पिछले साल 2 अगस्त को आतंकवादियों ने शाकिर मंजूर का अपहरण करके उसे मार डाला। वगैरह का कहना है कि उनकी भतीजी ने बताया कि उसके सपने में कल शाकिर आया। उसने बताया कि उसका शव वहीं पर है जहां उसके कपड़े मिले थे, लेकिन घंटों की खुदाई के बाद भी कुछ नहीं मिला। हर दिन 8 दिन 10 दिन के बाद हमारा परिवार कोई न कोई सपनों में ख्वाबों में आते हैं कि मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं नहर के नीचे हूँ, मुझे ठंड लग रहा है। हर किसी रिश्तेदार को जाते हैं, मुझे खाना दे दो, हमें भूख लगी है। जब भी मैं सुनता हूँ मेरे आंखों में आंसू आता है। मैं रात में निकलता है उसको ढूंढने के लिए, ये कहाँ पर है क्या नहीं है। आज तक मैंने 8 महीने से उसका आखिरी रसूमात मुझे करना था। शोपियां के एक सेब बागान से दूसरे सेब बागान में वगैरह घूमते रहते हैं। बेटे से जुड़ी कोई भी जानकारी मिलती है या अफवाह सुनते ही वो उस जगह को खोद देते हैं। गांव के लोग भी उनका साथ देते हैं ताकि शव मिलने पर उसे सम्मान से दफनाया जा सके। 56 साल के किसान वगैरह का कहना है कि वो अपने बेटे के हत्यारों को पहचानते हैं। उनका कहना है कि कुछ आतंकवादी यातनाएं देकर उससे एक बयान दिलवाना चाहते थे, जिसे उनके बेटे ने मना कर दिया। पुलिस का कहना है कि जिन आतंकवादियों पर हत्या का आरोप है वो मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। इनिशियली टेररिस्ट ने क्लेम किया था कि उसको मार के हम लोग कहीं दफना दिए, और जो टेररिस्ट क्लेम किया था वो इनकाउंटर मारा गया, और उसके कुछ और लोगों से हम लोग बात किए, इंट्रोगेट किए थे। अभी तक ऐसा कुछ हम लोग को नहीं मिल पा रहा है कि कहाँ पर दफनाया है। फिर भी हम लोग अपने जो रिकॉर्ड से उससे बात कर रहे हैं, अगर उस तंजीम से और कुछ रिलेटेड कोई टेररिस्ट जिंदा मिल जाएगा तो उसको फर्दर इंट्रोगेट करेंगे। उसमें हम लोग पूरा मेहनत कर रहे हैं, कहीं से उसका सुराग मिल जाए। वगैरह इस बात से नाराज हैं कि 8 महीने बाद भी उनके बेटे को शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है। सरकारी कागजों में वो शव मिलने तक लापता रहेंगे, मृत नहीं। इसलिए उनके परिवार को कोई मुआवजा या वेतन भी नहीं मिल सकता है। मैं गवर्नमेंट को अपील कर रहा हूँ कि मेरे बेटे कश्मीरी होकर उसको शहीद करार क्यों नहीं देते। मैं कहीं भी जाता हूँ बोलते हैं वो मिसिंग है। ये सबको पता है वो मिसिंग नहीं है, उसको मार दिया गया है। शाकिर जिस वक्त लापता हुआ उस वक्त वो अपने परिवार के साथ ईद मनाने के लिए आया था। सैनिक शिविर में लौटते वक्त संदिग्ध आतंकवादियों ने उसका अपहरण कर लिया। पुलिस को अगले दिन उसकी जली हुई कार मिली। कुछ दिन बाद सेब के एक बागान में उसके खून लगे कपड़े मिले। इस दौरान सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप आई जिसमें आतंकवादियों ने इस घटना का जिम्मा लिया था। उन्होंने इसमें कहा था कि वो शाकिर का शव उसके परिवार को नहीं सौंपेंगे, क्योंकि सरकार भी स्थानीय आतंकवादियों के शव उनके परिवार को नहीं सौंपती है। कश्मीर में लापता अफराद की फहरिस्त काफ़ी लंबी है। पिछले 30 साल के दौरान 8000 से ज़्यादा लोग लापता हो चुके हैं, और उनके परिवारों का सिर्फ एक सवाल है कि उन्हें ये बताया जाए कि क्या वो जिंदा है या मुर्दा। अगर मुर्दा तो उनको उनकी कब्रें दिखाई जाए। लेकिन यह पहला वाक़ा है जब एक सर्विंग फौजी को इस तरह अगवा किया गया, फिर उसको लापता किया गया है। और पिछले 8 महीनों के दौरान वगैरह परिवार ज़मीन खोद खोद कर अपने बेटे की लाश को तलाश कर रहे हैं। श्रीनगर से नज़ीर मसूदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ बगावती तेवर दिखाने वाले पंचायती राज मंत्री ईश्वरप्पा के सुर अचानक बदल गए। मैसूर में प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, जिसमें उन्होंने कहा कि वो और येदियुरप्पा अलग अलग नहीं हैं। दरअसल ईश्वरप्पा के येदियुरप्पा पर मंत्रालय में कामकाज में हस्तक्षेप का आरोप लगाने के बाद विपक्ष को मौका मिल गया। विपक्ष ने नैतिकता के आधार पर दोनों में से एक इस्तीफे की मांग की, जिसके बाद ईश्वरप्पा ने पीछे हटना ही बेहतर समझा।
एक दिन पहले तक मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा पर मंत्रालय के कामकाज में हस्तक्षेप का आरोप लगाने वाले पंचायती राज मंत्री ईश्वरप्पा शुक्रवार को नरम पड़ गए। उन्होंने कर्नाटक के राज्यपाल से लेकर पार्टी आला कमान तक येडियुरप्पा की लिखित तौर पर शिकायत की थी, लेकिन अब शायद हालात खिलाफ जाते दिखे तो उन्होंने समझौते का रास्ता अपनाना बेहतर समझा। विपक्ष कह रहा है कि या तो येडियुरप्पा इस्तीफा दें या फिर ईश्वरप्पा। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि येडियुरप्पा और ईश्वरप्पा अलग अलग नहीं हैं, दोनों एक ही हैं। जो वैचारिक मतभेद हैं, मैं फिर से दोहराता हूं, ये व्यक्तिगत मामला नहीं है। दरअसल जैसे ही ईश्वरप्पा ने येडियुरप्पा के खिलाफ मोर्चा खोला, विपक्ष को मौका मिला और वो मुख्यमंत्री के इस्तीफे पर अड़ गया। Now there is no option. Either the chief minister... अब एक ही विकल्प है, या तो येडियुरप्पा इस्तीफा दे या ईश्वरप्पा को मंत्रिमंडल से हटाए। एक तरफ विपक्ष ने हंगामा खड़ा किया तो दूसरी तरफ येडियुरप्पा ने बड़ी तादाद में विधायकों और मंत्रियों को अपने पक्ष में मीडिया के सामने पेश किया। कहते हैं कि शायद अगला कदम ईश्वरप्पा के खिलाफ हस्ताक्षर कैंपेन चलाकर कार्रवाई के लिए पार्टी आलाकमान पर दबाव बनाने का था। येडियुरप्पा और ईश्वरप्पा दोनों ही शिवमोगा से, कभी दोनों का चोली दामन का साथ होता था, लेकिन अब वक्त और हालात बदल चुके हैं। पिछले एक दशक के दौरान जब कभी भी येडियुरप्पा के खिलाफ बगावत हुई है तो ईश्वरप्पा ने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।